हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिलायबिलिटी के बारे में बताया था ना। जिस वीडियो में हम लोग वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे कि वैलिडिटी से हम लोग क्या समझते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी परीक्षण की वैलिडिटी के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट बनाने के बाद जो हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको प्रमाणीकृत करते हैं, तो प्रमाणीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी रिलायबिलिटी ज्ञात करना, और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, उसकी वैलिडिटी ज्ञात करना। तो वैलिडिटी से तात्पर्य क्या हो जाता है कि हम ये देखें कि कोई भी परीक्षण उस चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज के लिए उसका निर्माण किया गया है, यानी कि वो उस तत्व या उस विशेषता का कहाँ तक मापन करता है जिसके लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है, या जिस चीज का मापन करने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है। अर्थात हम ये देखते हैं कि जो हमारा, जैसे हम कोई भी परीक्षण बनाते हैं तो हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो परीक्षण हमने बनाया है वो उस पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है अथवा नहीं। अगर उस परीक्षण से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो परीक्षण वैध कहलाता है, अन्यथा हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो परीक्षण हमारा अवैध है, या वो कभी भी हमारे जो जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने अपने परीक्षण का निर्माण किया था उनकी पूर्ति नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण की जो वैलिडिटी है, जो परीक्षण का उद्देश्य है, उसका हमारे परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे कोई भी टेस्ट है ना, तो अमुक परीक्षण कितनी शुद्धता से, यानी कि कितनी एक्यूरेसी से तथा कितनी इफेक्टिवनेस से उस परीक्षण के उन सामान्य एवं विशिष्ट गुणों का मापन कर रहा है जिसके हेतु उसकी रचना की गई है। अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुद्धता एवं सार्थकता को इंडिकेट करना आवश्यक है। उसकी एक्यूरेसी, यानी कि कितनी एक्यूरेटली वो उस चीज का मापन कर रही है। अब हम ये देखते हैं क्रोनबैक जो हैं वो क्या कहते हैं कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वो सीमा है जिस सीमा तक वो वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी कि अगर कोई बुद्धि परीक्षण है और अगर वो बुद्धि का मापन ना करके किसी और चीज का मापन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वैध नहीं कहलाएगा। इसी तरह से गुलिक्सन जो है वो क्या कह रहे हैं कि किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध ही वैधता है, यानी कि पहले से कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ जो हमारा करंट टेस्ट है उसका कोरिलेशन वैलिडिटी कहलाती है। इट इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विथ सम क्राइटेरिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो परीक्षण की जो वैधता है या जो परीक्षण की जो वैलिडिटी है उसका उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। अब किसी परीक्षण का कोई एक ही उद्देश्य हो सकता है। जैसे जैसे हमारे उद्देश्य चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी परीक्षण की वैलिडिटी चेंज होती जाती है। ऐसा नहीं है कि एक परीक्षण किसी एक उद्देश्य के लिए वैध हो, दूसरे के लिए सामान्य रूप से और तीसरे के लिए पूर्णता। अब जैसे जैसे हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन होता जाता है उसकी वैलिडिटी हमारी चेंज होती जाती है। कोई भी परीक्षण सभी उसके लिए सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वैध नहीं हो सकता है। सपोज आप बीएड के बच्चे हो तो आप लोग टेट का एग्जाम दोगे, सभी लोग दोगे, तो टेट से आपकी क्या पता चलती है, आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी का पता चलता है। तो अब आपका ये टेट का टेस्ट हम इंजीनियरिंग के बच्चों को नहीं दे सकते, तो वो आपकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का मापन नहीं कर रही है, ये आपकी शिक्षण
योग्यता का मापन कर रही है। इसी तरह से जब हम इंजीनियर्स का चयन करते हैं तो इंजीनियर्स का चयन करने के लिए हमारा ये टेट वाला परीक्षण वहाँ पर वैध नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग का जो हमारा परीक्षण होगा वो टीचिंग के लिए वैलिड नहीं होगा। तो अर्थात जब हम कोई भी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे पहले ये आवश्यक है कि जो भी परीक्षण बनाने वाला व्यक्ति है या जो भी उस परीक्षण का निर्माण कर रहा है वो अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखे और उन उद्देश्यों के अनुरूप ही उसके अपने पदों की रचना करे, उनका संग्रह करे। कोई भी परीक्षण केवल एक ही उद्देश्य के लिए वैध होता है, किंतु अन्य उद्देश्यों के लिए वो अवैध हो सकता है। और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती है, कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक उद्देश्य के लिए वैध हो। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी परीक्षण की वैलिडिटी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, परीक्षण की लंबाई। जैसे आप लोगों ने वैलिडिटी के केस में भी देखा कि जैसे जैसे हम परीक्षण की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, क्या है, परीक्षण की वैलिडिटी बढ़ती जाती है। यानी कि जो जैसे रिलायबिलिटी बढ़ती है इसी तरह से वैलिडिटी बढ़ती जाती है। इसके अलावा दूसरा जो वो क्या है, हमारा ग्रुप वेरिएबिलिटी। यानी कि सामान्यतः जब हम कोई भी परीक्षा एडमिनिस्टर करते हैं तो हम किसी ग्रुप के ऊपर करते हैं, किसी समूह के ऊपर करते हैं। तो वो समूह दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, एक तरह के लोग होते हैं, सजातीय लोग होते हैं, या तो सारे लड़के होंगे या सारी लड़कियां होंगी या सारे मेल्स होंगे या सारे फीमेल्स होंगे। लेकिन जो विषम जातीय ग्रुप होते हैं वो, अगर हम सेक्स के ऊपर आधारित बात करें या डिफरेंट उसके आधार के ऊपर हम अपने ग्रुप्स बनाते हैं, तो अगर हम विषम जातीय उसकी बात करते हैं तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोग होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि अगर होमोजीनियस ग्रुप पे अप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होमोजीनियस ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप होगा तो हमारी वैलिडिटी ज्यादा होगी और हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा तो हमारी वैलिडिटी कम होगी। इसके अलावा जो हमारी जब हम किसी भी टेस्ट को क्या कहते हैं एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उसके एडमिनिस्टर करने से पहले हम बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं, बच्चों को कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि इन गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको ये टेस्ट करना है। अगर वो गाइडलाइंस क्लियर नहीं होते हैं तो वो बच्चा उसको अच्छे से नहीं कर पाता है और हमारी वैलिडिटी पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो सकता है कि जो परीक्षण पदों का जो कठिनाई स्तर है वो हमारी वैलिडिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हमारा कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्न तो हम इजी ले लेते हैं और कुछ प्रश्न कठिन ले लेते हैं, तो और कई बार जो कठिन प्रश्न होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो भी काफी अधिक होती है, विस्तार उसका ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर है वो भी हमारी वैलिडिटी को प्रभावित कर सकता है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों कम हो सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो कि हमारी वैलिडिटी को इफेक्ट करता है वो हमारी क्या है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नताएं। देखो, हम जब किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम किसी ग्रुप पे करते हैं और ग्रुप हमने बताया होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ग्रुप हम किस हिसाब से बनाते हैं? कई बार तो हम सेक्स के ऊपर बनाते हैं, कई बार हम उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के ऊपर बनाते हैं, कई बार हम उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ऊपर बनाते हैं, कई बार हम उनकी इकोनॉमिक पृष्ठभूमि के ऊपर बनाते हैं। तो जो उनकी सामाजिक है, आर्थिक है या सांस्कृतिक पक्ष है उनका भी प्रभाव परीक्षण की वैधता के ऊपर पड़ता है। तो और वैसे तो इस फैक्टर को नियंत्रित करना कठिन काम है, हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमें थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, अनुक्रिया सिद्धांत। यानी कि
जो रिस्पॉन्स बच्चे देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे फटाफट आंसर लगा देते हैं, और उसमें से कई बार क्या होता है, बच्चे तुक्का भी मारते हैं कि ABCD 4 आंसर्स हैं, हम इसमें से कुछ भी लगा दें। अच्छा, सही लगाना है, गलत लगाना है, कैसे भी बच्चे मतलब अनुमान से उत्तर दे देते। और अनुमान से उत्तर देने में जब बच्चों के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो नेचुरली वहाँ पे जो हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है और वैलिडिटी कोफिशिएंट है, दोनों हमारा कम प्राप्त होता है। अतः जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें इसमें करेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहिए, और साथ ही परीक्षार्थी की जो प्रतिक्रिया संबंधी प्रवृत्ति है उसके ऊपर जो डिफरेंट उसके एलिमेंट्स है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते कि हम 100 में से 50 प्रश्न करें, लेकिन 50 के 50 बिल्कुल सही हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते कि हम स्पीड से कर डालें और पूरे हम 100 के 100 करें, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसकी उनको परवाह नहीं होती है। कई बार परीक्षार्थी बड़ा केयरलेस होता है। कई बार जो हमारा स्टूडेंट है या जो परीक्षार्थी है वो शारीरिक या मानसिक अस्वस्थ रूप होता है। कभी उसके सिर में दर्द होता है, कभी थकावट होती है, बेचैनी होती है, कभी पेट में दर्द, घबराहट, चिंता, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के रिस्पॉन्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं और जिससे हमारी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्या है, प्रश्नों की भाषा। जब भी हम किसी भी टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो प्रश्नों की भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हमारी प्रश्नों की भाषा कठिन है, दुरूह है, अस्पष्ट है, द्विअर्थ है, यानी कि उसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, और साहित्यिक है, तो क्या होगा कि बच्चा या जो परीक्षार्थी है उसको ठीक से समझ नहीं पाएगा और जो हमारा जो वैलिडिटी कोफिशिएंट है वो प्रभावित होगा। कई बार आपने देखा होगा नॉर्मल रूटीन एग्जाम में भी बच्चे खड़े होकर पूछ लेते हैं कि मैडम इस लाइन का मतलब बता दीजिए या इस शब्द का क्या मतलब होगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये जो परीक्षण है वो परीक्षार्थी की जो एक्चुअल योग्यता है उसका भी मापन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इसलिए जो हमारे प्रश्नों की भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो बच्चों को हमें भाषा के जाल में नहीं उलझाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या हम कह सकते हैं कि परीक्षा की स्पीडनेस, यानी कि जब हम परीक्षा के प्रशासन की अवधि टाइम बढ़ा देते हैं तो जो परीक्षा की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे कि उसका जो वैधता गुणांक है वो बढ़ जाता है। अतः जो प्रशासन अवधि का जो निर्धारण है उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। और जो लास्ट फैक्टर है वो हमारा कि जो ये वैलिडिटी कोफिशिएंट निकालने की जो मेथड है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम किस विधि से, कौन सी विधि से हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्ञात कर रहे हैं उसका भी प्रभाव परीक्षण की वैलिडिटी के ऊपर पड़ता है। इसके साथ ही जो हम पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं या जो शिक्षण विधि से संबंधित अनेक कारक भी परीक्षण की वैधता को प्रभावित करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और कितने प्रकार की वैधता होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।